हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS ज्योग्राफी की जो न्यू बुक्स हैं उसका चैप्टर 14 का पार्ट 3 रहने वाला है, जिसमें हम सॉइल रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल और काफ़ी सॉइल के बारे में हर एक चीज़ हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में वीडियो रहने वाली है और आपकी बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, सो दैट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले। ठीक है, और एक और चीज़ देखिए, आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, 1000 सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट पहुंचा ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, इससे और मैं आगे भी आपके फेवर में ही काम करता रहूँगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये चीज़ तो आप ही को करनी होगी। ठीक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर पसंद आती है तो लाइक तो ज़रूर से कर दीजिए। ठीक है, सो दैट कि रीच भी मिल जाए वीडियो को थोड़ी सी ज़्यादा सी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये बच्चों तक पहुँचेगी जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आपकी जो बायो की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। अब दिन में 3 हफ्ते में 3 जो क्लास आया करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, मगर जो ज्योग्राफी की और पॉलिटिकल की जो वीडियो रहेंगी ना वो कंटिन्यू रहेंगी ऑल। ठीक है, अल्टरनेटिव डे पर। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो अगर हम सॉइल की बात करें, देखिए काफ़ी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है जो हमारी अर्थ पर पाया जाता है और कहीं ना कहीं सॉइल ही रिस्पॉन्सिबल होती है सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है ना सोसाइटी में, उसको एक तरीके से ऊपर ले जाने पर और नीचे लाने पर। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर सॉइल जो है, सॉइल में काफ़ी सारे जो वेराइटीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, लाइक जो मिनरल्स कोयला वगैरह, और जितने भी एलिमेंट्स वगैरह हैं जो आपको, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आवर्त सारणी में काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पर दिखा रखे हैं। तो वो सारे कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली सॉइल से ही आते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो जर्मेनियम हो, चाहे फिर वो कार्बन हो, बोरोन हो। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं वो सारे सारे सिल्वर वगैरह, वो सारे सॉइल से ही तो निकल कर आते हैं। ठीक है, अब सॉइल में हमें देखने के लिए मिलते हैं सॉइल जो कंपोज हुई होती है, लाइक उसमें काफ़ी सारे जो मिनरल्स के साथ साथ जो प्लांट्स के जितने भी रेमिनेंट, यानी जब प्लांट्स कट जाते हैं और वो फिर सड़ते हैं, गलते हैं, फिर वो कहाँ पर मिलते हैं? जाकर सॉइल में ही तो मिलते हैं। फिर उसके बाद जब एनिमल्स वगैरह, अगर इन केस आपको ये तो पता ही होगा ऑब्वियसली कि एट द एंड ऑफ द डे जो ह्यूमन की बॉडी या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी है वो एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पर जाकर मिलेगी? सॉइल में ही जाकर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सॉइल की वो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। फिर सॉइल में वाटर की जो क्वांटिटी है वो भी पाई जाती है, एयर की क्वांटिटी है, यानी एयर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ये सारे भी हमें सॉइल में ही मिलते हैं। एक और चीज़ तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। देखिए, आपको तो पता ही होगा कि सॉइल एक सिग्निफिकेंट रिसोर्स है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सॉइल के ऊपर ही सबसे ज़्यादा जितने भी लड़ाई वगैरह हुई हैं सारी की सारी ज़मीन के ऊपर ही हैं, लैंड रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, अब वहाँ पर देखिएगा, जहाँ जैसे कि अकबर हुआ, अकबर ने काफ़ी सारे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम उनका चला था। ठीक है, उनके साथ साथ शेर शाह सूरी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दिल्ली सल्तनत का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और अशोका का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, या फिर जो हम कह सकते हैं टैक्सेशन सिस्टम जो हुआ करता है, जैसे कि आज हमारी कंट्री में जो है वो GST है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे ही काफ़ी प्रकार के जो टैक्स वगैरह उनको एक्सट्रैक्ट करा जाता था हिस्ट्री में। अब वो कैसे डिसाइड हुआ करते थे? जैसे कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे कंट्री पर जो है, जब ब्रिटिशर्स को राज हुआ करता था उस समय पर रयतवारी, माहलवारी और परमानेंट सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम भी कहीं ना कहीं जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है और सॉइल की जो उत्पत्ति की क्षमता है उसी को देख कर कहीं ना कहीं डिसाइड करे जाते थे। ठीक है, अब देखिए, क्या आपके दिमाग में अब इस समय पर एक सवाल आना चाहिए कि सर आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो सॉइल है हर जगह एक जैसी पाई जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉइल हर जगह वैरी करती है, हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पर किस और प्रकार की सॉइल है, कहीं पर किसी और प्रकार की सॉइल है। जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का एक पर्टिकुलर एरिया का एनवायरनमेंट है और एटमॉस्फेयर है, वो डिसाइड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार की सॉइल पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ, जो हमारा अफ्रीका है, लाइक जो हमारा अफ्रीका है वो इस तरीके का है। ठीक है, अफ्रीका में ये जो नीचे वाला हिस्सा है साउथ अफ्रीका होता है यहाँ पर, मगर आपने देखा होगा नॉर्दर्न अफ्रीका पूरा का पूरा रेगिस्तान है, यानी डेजर्ट एरिया है। तो यहाँ पर डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है। ठीक है, क्या डेजर्ट में आप किसी प्रकार की खेती कर सकते? नहीं, वहाँ पर खेती नहीं हो सकती। ठीक है, मगर जो सेमी डेजर्ट एरिया होता है ना, वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जो है आपने देखा होगा कि कैक्टस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, जो
जिनमें कांटे होते हैं, जो प्लांट होते हैं ना, जो जिनमें कांटे होते हैं, वो ही ज़्यादातर वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मगर जो डेजर्टी सॉइल होती है, यानी सैंड वाली सॉइल, सैंडी सॉइल होती है, तो वहाँ पर क्या कुछ भी खेती हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। लाइक जहाँ पर सैंडी सैंड है और एक उसमें मॉइस्चर की जो अवेलेबिलिटी है वो नील है, यानी जीरो है, तो वहाँ पर कैसे किसी चीज़ की मतलब किसी क्रॉप को कल्टीवेट करा जा सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो वहाँ का एक पर्टिकुलर एरिया का एनवायरनमेंट है वो ही डिसाइड करता है कि वहाँ की सॉइल किस प्रकार की होगी, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी काफ़ी प्रकार की जो सॉइल है वो पाई जाती हैं। सारी चीज़ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। अब थोड़ा सा चैप्टर की तरफ बढ़ लेते हैं। ये थी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, ठीक है। चलिए अब देखिए सॉइल की बात कर रहे हैं। सॉइल एक अपर लेयर है, ये तो आपको पता ही है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसमें लूज मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि पेबल्स वगैरह हो गए और छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह हो गए, सैंड वगैरह के, ठीक है। वही सारे मिलकर जो है ना एक सॉइल को तैयार करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ। चलिए लास्ट टाइम जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो काफ़ी प्रकार के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक्स रॉक और सेडिमेंट्री रॉक और ग्रेनाइट वगैरह और वॉल्केनिक रॉक जो जितनी भी होती हैं वो सारी पाई जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पैरेंटल रॉक कहलाती हैं, ठीक है। अब जो पैरेंटल रॉक है उन्हीं से मिलकर बनती हैं हमारी जो आज के समय में रॉक है ना, सॉरी सॉइल जो है वो उन्हीं से मिलकर बनती है। कहीं ना कहीं इनके बीच में जो पैरेंटल रॉक होती है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, फिर उसके बाद जो क्लाइमेट है वो उस पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो इंटरेक्ट करता है। ये देखिए रॉक सिस्टम जितना भी है ना वो सारे के सारे अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम आपकी न्यू बुक्स की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से लेकर आऊँगा, ऑलरेडी मैंने वैसे तो पढ़ा दिया है फिजिकल ज्योग्राफी, मगर ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, यानी दोबारा से चैप्टर रिवर्स में लेकर चलेंगे। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ऐसे चलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम चैप्टर 14 देख रहे हैं, फिर उसके बाद 25 तक हम कवर करेंगे, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो पेरेंट जो मटेरियल होता है ना, ये जो मटेरियल होता है जो जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये सारी की सारी जो है ना कहीं ना कहीं इंट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे जो एजेंट होते हैं, लाइक जो एजेंट होते हैं वाटर हो गया और विंड हो गई, ठीक है, और कोई भी मतलब एक्सटर्नल एजेंट, चाहे वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हों या फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस हों, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन मटेरियल को उठाकर दूसरी जगह ले जाने के। अब ये जो मटेरियल है जब दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर ये सॉइल की फॉर्मेशन होती है वहीं पर, ठीक है। अब ये जो मटेरियल है ये रॉक फॉर्म में होता है, मगर जब वाटर हो गया, जैसे कि विंड हो गई, वाटर हो गया और काफ़ी सारे जितने भी एजेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स एट्सेट्रा, तो यही सारे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एक प्रकार की जो मिट्टी होती है जो एक जगह पर पाई जाती है उसको दूसरी जगह ले जाने के, फिर वहाँ पर वो सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट वहाँ के, एनिमल्स वहाँ के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं सॉइल की एक फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इंटरेक्शन बिटवीन द पेरेंट मटेरियल, लोकल क्लाइमेट, प्लांट, एनिमल्स एंड द एलिवेशन ऑफ लैंड। एलिवेशन का मतलब होता है जो मतलब आपने देखा होगा कि एक एलिवेशन उठा हुआ सा, ठीक है, माउंटेड एरिया, माउंटेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उठी हुई सतह, ठीक है। अब सॉइल इज़ द सीट, एक सीट है ये जहाँ पर फंडामेंटल रॉ मटेरियल पाए जाते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, जहाँ कहीं ना कहीं इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं जो इंसान का यानी ह्यूमन का जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर है उनको डिसाइड करती है। लाइक अगर एक पर्टिकुलर, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक किसान है, फार्मर है जिसका नाम है रामू, ठीक है, रामू एक फार्मर है, इसके पास जो खेती है वो तकरीबन मान लेते हैं 5 बीघा है, 5 बीघा इसके पास खेती है, ठीक है। अब इसके पास जो खेती है 5 बीघा वो काफ़ी फर्टाइल है, मगर वहीं पर एक किसान है शामू और शामू मान लीजिए, मेरा ही नाम है शामू वैसे तो, ठीक है। अब शामू जो है उसके पास जो खेती है उसके पास है 10 बीघा उसके पास खेती है, मगर इसकी जो लैंड की फर्टिलिटी है ना वो तकरीबन 50% है। 50% इसकी जो लैंड की खेती है वो लाइक 50 नहीं 25 मानिए 25 मानिए, और इसकी जो रामू जो है इसकी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो तकरीबन 50% है। अब सॉरी इसकी 100% फर्टिलिटी है। अब आप मुझे ये बताइए इसमें इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अगर किसी की कमाई होगी यानी किसी की इनकम अगर इंक्रीज़ होगी तो किसकी होगी? ऑब्वियसली रामू की होगी, क्योंकि इसकी जो लैंड की फर्टिलिटी है ना वो
तकरीबन 100% है। और वहीं पर शामू के पास बेशक लैंड ज़्यादा है, मगर इसकी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो 25% है, यानी इसका 75% ज़्यादा है रामू के पास। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई भी क्रॉप यहाँ पर कल्टीवेट करी जाएगी या उगाएगी, तो वहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स होंगी ना, यानी क्वांटिटी जो होगी एक पर्टिकुलर फसल की, तो वो क्वांटिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी रामू की, ठीक है, शामू के मुकाबले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहीं ना कहीं जब रामू की जो है फर्टिलिटी, जो लैंड की फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है, और वहाँ पर वो उसकी जो क्रॉप है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो भाई इकोनॉमिक स्टेटस किसका ज़्यादा उठेगा? रामू का उठेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर यही बताया गया है कि जो रिलेटिविटी, जो फर्टिलिटी है ना, यही कहीं ना कहीं मैं एक आदमी का, एक इंसान का, एक ह्यूमन का, उसका इकोनॉमिक स्टेटस और उसकी जो डेस्टिनी है कंट्री की, क्योंकि जब रामू के पास फसल ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं अपनी फसल को मार्केट में बेचेगा, मार्केट में बेचने के बाद जो मार्केट में फसल आएगी, गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह, दाल वगैरह जो भी आएगा, फिर वो कहीं ना कहीं कंट्री की जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो कहीं ना कहीं कंट्री की जो इकोनॉमी डेस्टिनी है वो भी कहीं ना कहीं शेप में आएगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। चलिए ये बात आपको समझेंगे। मगर वहीं पर जब लॉस्ट हो जाती है, यानी फर्टिलिटी जीरो हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो कल्चर भी लॉस्ट हो जाता है और वहाँ की प्रॉपर्टी भी लॉस्ट हो जाती है। अब मैं आपको एक सिग्निफिकेंट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आपको अच्छा सा लगेगा। हड़प्पन सभ्यता के बारे में आप तो अपने नाम तो सुना होगा। हड़प्पन सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी थी, तकरीबन 2500 BC या 3500 BC हम मान सकते हैं, या 4500 BC, ठीक है, वहाँ तक हम मान सकते हैं 4000, क्योंकि कोई एक एस्टिमेटेड डेट नहीं है, ठीक है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, क्योंकि हमारे पास एक जो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंट जो है इसके रिगार्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर हड़प्पन सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। अब वहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि रिवर्स आर द क्रडल्स ऑफ द सिविलाइजेशंस, कि रिवर्स ही कहीं ना कहीं सभ्यताओं को जन्म देती हैं, ठीक है, नदियाँ ही। क्यों? क्योंकि रिवर्स अगर कहीं से बह रही है तो वहाँ पर खाने की चीज़ें भी उपलब्ध होंगी, ठीक है, वहाँ पर शेल्टर भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और वहाँ पर पीने के लिए पानी भी होगा। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि अगर इंसान को जीना है तो उसके लिए तो पानी, खाना और रहने के लिए जगह ही तो चाहिए। तो वो सारी चीज़ें रिवर्स के किनारे मिल जाती हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे भी होते हैं। तो यही सारी चीज़ें जब यहाँ पर थी, तो यहाँ पर क्या हुआ करता था, मैं क्या बता रहा था भूल गया। हाँ, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रिवर है, सिंधु नदी के किनारे जब सभ्यता बसी, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो ना आगे चलकर सिंधु नदी जो हड़प्पन सभ्यता ना वो एक तरह से डिसअपियर हो गई वहाँ से। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए थे नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, ठीक है, जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया उसकी तरफ बढ़ गए थे, या वहाँ पर कोई क्लाइमेटी आई थी, यानी कोई डिजास्टर सिचुएशन बनी थी, यहाँ वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन का इंक्रीमेंट हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो फिर जब वहाँ पर अगर हम मान लेते हैं वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हुआ, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन यानी वहाँ पर सैंड की जो क्वांटिटी, यानी रिवर जो है ना, मतलब वहाँ की जो सॉइल है वो उसकी जो फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगी। जब वहाँ की सॉइल की जो फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो पीपल थे, जो पहले वहाँ पर खेती वगैरह कर रहे थे, क्या वो वहाँ पर खेती वगैरह कर पाएंगे? अब वो दूसरी जगह ढूंढेंगे। तो कहीं ना कहीं ज़मीन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। एक कल्चर जो यहाँ पर हड़प्पन सभ्यता का कल्चर पहले उगा था, आज वो उस समय पर वो डिसअपियर हो गया था बाद में जाकर। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो जीरो हो गई थी, और फिर वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने दूसरी जगह पर जाकर अपना खेती वगैरह करना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्रॉपर्टी और कल्चर अगर चला जाए ना कंट्री का, तो कहीं ना कहीं उसके जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी धूल मिट्टी बन जाता है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा जो ज्योग्राफी है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ो तो, ठीक है, अदरवाइज सब लाइटली लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद आपके पास काफ़ी सारे जो लाइक डोर्स हैं करियर के, वो भी खुल जाते हैं। जैसे कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं इसमें, अगर आपने जियोलॉजी लिया है, फिर ज्योग्राफर आप बन सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर आपको लैंड के बारे में अच्छी खासी जानकारी है तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद एक आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर एक डिग्री होती है, ठीक है, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे फील्ड्स, प्रोफेसर आप बन सकते हैं, टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद या फिर आप अपना खुद का ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो तो प्राइम मतलब सेकेंडरी लाइक काम है, ठीक है।
मगर आपके पास करियर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप आपकी जो बैचलर ऑफ आर्ट्स होती है, अगर आप उसमें जियोलॉजी लेते हैं, ठीक है, जियोलॉजी लेते हैं, तो उससे आप जो ना काफ़ी सारे आपके जो फील्ड्स हैं, लाइक आप जो ना अर्थ के साइंटिस्ट जो बन सकते हैं, ठीक है, कि अर्थ जो है उसमें कितनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, वो सारी चीज़ें। IMD में आप जा सकते हैं, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, तो मेट्रोलॉजी में आप जा सकते हैं अर्थ को स्टडी करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अब सॉइल प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो हमें कहीं ना कहीं इसको जो ना लेयर्स में पढ़ते हैं। लाइक सॉइल में अब हम अर्थ की क्रस्ट से सीधे कोर की तरफ अगर बढ़ेंगे, लाइक ये अर्थ की क्रस्ट है और यहाँ से हम सीधे कोर की तरफ बढ़ेंगे जो इनर कोर में, तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं अर्थ की जो क्रस्ट है, क्रस्ट के साथ साथ जब हम कोर की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे चेंजेस हमें दिखाई पड़ेंगे। तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और वो जो लेयर्स होते हैं, लेयर बाई लेयर जो पाई जाती हैं अर्थ की क्रस्ट में, सॉइल के जो टाइप पाई जाते हैं, उनको बोलते हैं होराइजन्स, ठीक है, हॉरिजॉन्स बोलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जो है 6 हॉरिजॉन्स पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको हॉरिजॉन दिख रहे होंगे, जो ओ हॉरिजॉन है, देखिए 6 हैं, O A E B C R, ठीक है। मगर आपकी जो बुक है ना उसमें 5 हॉरिजॉन दे रखे हैं। मैं आपको 6 के 6 समझा देता हूँ। 6 ही होते हैं, आपकी बुक में दे तो रखा है कि 6 होते हैं, मगर 5 समझा रखे हैं, मगर मैं आपको 6 के 6 समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर रिगोलिथ का मतलब क्या होता है। रिगोलिथ महीना मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार, हमें कहीं ना कहीं मतलब डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। और हर एक पर्टिकुलर जो लिमिट है ना उसके बाद हमें दूसरी सॉइल के टाइप देखने के लिए मिलेगा। मगर यही सारी चीज़ें जो है ना कहीं बेड रॉक पर स्थापित होती हैं। बेड रॉक कौन सी है, जो कहीं ना कहीं एक मतलब अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल है, जहाँ जो कभी वेदर्ड ही नहीं हुआ, जो कभी भी ये कहीं ना कहीं इस पर ना तो पानी का असर कुछ भी हुआ, ना ही विंड का असर कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं ये अपनी जगह से खिसका नहीं। मानकर चलिए ये ज्यों की त्यों बना हुआ है, उसको बोलते हैं बेड रॉक। जैसे कि बेस होता है ना, बेस जिस पर सारी सारी चीज़ें रखी जाती हैं, आधार जो बनता है, जिस पर पूरी की पूरी बिल्डिंग बनती है, तो वो बेड रॉक मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो सॉइल है वो यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला जो है, इसमें पार्शली अल्टर्ड पेरेंट मटेरियल, यानी जो मोटे मोटे पत्थर है ना थोड़े थोड़े, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। और बी होराइजन जो है, इसमें कहीं ना कहीं जो है क्ले पाई जाती है, हमको आयरन पाया जाता है, और जो एक मिनट में मार्कर छोटा सा कर लेता हूँ थोड़ा सा, एल्युमिनियम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और जोन ऑफ एलिवेशन यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। तो ये जो सॉइल के प्रकार हैं ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखने हैं, क्योंकि होराइजन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, कितने होराइजन होते हैं, ठीक है, और क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ठीक है। बी होराइजन हमने पढ़ लिया। ई होराइजन, सबसे ऊपर की जो सतह होती है ना उसको बोलते हैं ओ होराइजन, जिसमें सारी की सारी खेती वगैरह होती है। और उसके बाद आता है जहाँ पर हमें पार्टली जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर मिलता है यहाँ पर, ठीक है, पार्टली डिकेड, यानी जो जैसे कि आप मानकर चलिए एक पर्टिकुलर एनिमल है, उसको हमने दबा दिया यहाँ पर सॉइल में, उसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा उसके जो अवशेष हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और वो यहीं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कितना गल चुका है कितना नहीं गला है। उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर जब मट्टी पड़ती जाएगी ना, फिर उसके बाद वो ए होराइजन में पहुंच जाएगा, ठीक है। मगर ए होराइजन में ज़्यादातर ह्यूमस भी पाई जाती है, यानी नमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो है हमें खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम खेती करते हैं कहीं पर एक पर्टिकुलर जगह पर, और अगर उस खेती में ह्यूमस नहीं है, उस ज़मीन में ह्यूमस नहीं है, बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो वहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको बोलते हैं जोन ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ पर जब भी कोई भी चीज़ ऊपर से आ रही है, यानी मानकर चलिए यहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर केमिकल को अप्लाई करा, या फिर कोई एक पशु को दबाया था काफ़ी साल पहले, वो धीरे धीरे जब उसके ऊपर ज़मीन आती चली जाएगी ना, मट्टी जल्दी चली जाएगी, वो धीरे धीरे केमिकल वगैरह रिच यानी लीचिंग बोलते हैं, रिस जाएंगे, यानी पेनिट्रेट हो जाएंगे इस लेयर में से। फिर हमें वो यहाँ पर जो है यहाँ से सीधे के सीधे नीचे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये पूरे के पूरे होराइजन्स होते हैं, आप थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट जूम कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये है ओ होराइजन, ए होराइजन, ई होराइजन, और बी होराइजन, सी होराइजन। आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपकी बुक में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर नहीं, फेसबुक पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम सॉइल की तरफ चलते हैं कि सॉइल कितने प्रकार की होती है, वो सारी की सारी यानी स्ट्रक्चर और उसकी कॉम्पोजिशन पता कर लेते हैं। मगर उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कितने प्रकार की हमारे पास सॉइल होती है और कैसी होती है। देखिए क्ले सॉइल जो होती है उसमें एसिडिक आयन हमें पाए जाते हैं, ठीक है। और जो सिल्ट होता है, सिल्ट उसमें ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है और यहाँ पर जो खेती अगर वगैरह करते हैं ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से खेती वगैरह हो जाती है। मगर हमारे पास क्या एक पर्टिकुलर सिल्ट और क्ले सॉइल ही पाई जाएगी एक जगह पर? नहीं, हमारे पास जो होते हैं वो मिक्सचर पाए जाते हैं। जैसे कि लोम, अब लोम एक प्रकार की सॉइल होती है जहाँ पर तीनों सॉइल की जो क्वांटिटी होती है, चाहे फिर वो सैंडी हो, सिल्ट हो या फिर क्ले हो, तीनों जो सॉइल हैं वो इक्वल मात्रा में डिवाइडेड होती हैं। अगर लोम होगी एक पर्टिकुलर सॉइल तो उस पर जो ना काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से खेती की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर सैंडी लोम जो होती है उसमें 65% जो होती है वो सैंड होती है, 20% सिल्ट होता है और 15% क्ले होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिल्ट क्ले लोम है, सिल्ट क्ले लोम, इसमें 45% जो है क्ले पाई जाती है, 10% जो है हमारे पास सैंड होती है और 45% जो है हमारे पास सिल्ट पाई जाती है इसमें, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं ये जो सैंडी लोम होती है ये पोरस होती है। पोरस मतलब जिसमें से हर चीज़ नीचे रिस जाती है, टिकती नहीं है, पेनिट्रेट कर जाती है। जैसे कि पानी हुआ सैंडी सॉइल की तरह, अब उसमें पानी रखेंगे तो पानी जो है ना नीचे रिस जाएगा और धीरे 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 नीचे टपकने लगेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पोरस सॉइल, ठीक है, पोरस इन नेचर। अब ये जो ब्लैक सॉइल जो होती है ना, ब्लैक सॉइल सैंडी क्ले लोम होती है, क्ले लोम, ठीक है, क्ले लोम। अब यहाँ पर सिल्ट क्ले लोम जो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है ताकि मॉइस्चर को रिटेन कर रखा जा सके सॉइल में, ठीक है। ये जो सॉइल होती है ना, सिल्ट क्ले लोम जो सॉइल होती है, इसमें मॉइस्चर जो है ना काफ़ी ज़्यादा समय तक इसमें रह सकता है और इससे जो है ना कहीं जैसे कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो होती हैं, जैसे कि हमारी राइस हो गई, राइस काफ़ी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है तो उसको आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो सिल्ट लोम है इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर सिल्ट होती है 70%, ठीक है। 17% जो है इसमें सैंड पाई जाती है और 13% इसमें क्या पाई जाती है, क्ले पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझेंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्ले ये होती है, लोम, सैंडी और ग्रेवल। ग्रेवल जिसमें पत्थरों की मात्रा ज़्यादा होती है। लोम तो आपको पता ही है, ठीक है, देख लिया आपने, काफ़ी मतलब अच्छी होती है ये, ठीक है। ये लोम, ठीक है, जिसमें हर एक प्रकार का मिक्सचर होता है, लाइक इक्वल क्वांटिटी में हर चीज़ पाई जाती है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। और ये ग्रेवल, सैंडी और क्ले सॉइल, ठीक है। मगर सिल्ट यहाँ पर नहीं है। सिल्ट का एक बार मैं आपके मतलब स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सिल्ट सॉइल, ठीक है। मगर सिल्ट जो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होती है। जैसे कि हमारी एलुवियल सॉइल जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्री, एक तरीके से सेडिमेंट्री सॉइल होती है वो, और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है जिसमें सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो सॉइल होती है, मेजर टाइप ऑफ सॉइल जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं वो जैसे कि फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल। आपको तो पता है कि यहाँ से हिमालयन पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। देखिए मैप सीरीज की बात कर लेते हैं, आपके एग्जामिनेशन में मैप्स भी काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैप्स की एक सेपरेट सीरीज़ है, आप उसको जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपकी जो मैप की जो प्रॉब्लम है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। वर्ल्ड मैप की सीरीज़ जो है वो अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट होने वाली है, जल्द ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और उसे भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें जो वहाँ पर डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। अब जो एलुवियल सॉइल है काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है जो हमारे गैंजेटिक प्लेन में पाई जाती है, ठीक है, पंजाब जैसे एरिया में पाई जाती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है और कुछ गुजरात के रीजन में पाई जाती है, ठीक है। और ये हमारा जो है ब्रह्मपुत्रा रीजन यहाँ पर भी पाई जाती है और ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। अब रेड एंड येलो जो सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पर पाई जाती है जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू, ठीक है, और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो है वो हमारे ये कच्छ रीजन में पाई जाती है, ठीक है, बस्तर प्लेट्यू में पाई जाती है, बस्तर नहीं है ये कुछ और है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। देखिए कभी कभी जो है ना नाम भूल जाता हूँ मैं, शायद इसका बस्तर प्लेट्यू नहीं है, शायद एक काथ्यवर पेनिनसुला है, ठीक है, गुजरात में जो पाया जाता है काथ्यवर पेनिनसुला, ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ब्लैक सॉइल कॉटन जो उगाई जाती है ना वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छी उगाई जाती है, ठीक है। अब जो लेटराइट सॉइल है वो कहाँ पर पाई जाती है हमारी, यहाँ देखिए ये राजस्थान का कुछ रीजन और गुजरात का कुछ रीजन और मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, लेटराइट सॉइल। ये है हमारा कौन सा रीजन है, ये उड़ीसा का रीजन है थोड़ा सा, और ये कुछ वेस्ट बंगाल को छू रहा है, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। ये जो है कर्नाटका का और केरला का
रीजन है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। और अरिड जो सॉइल है जो यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर बिल्कुल सैंडी सॉइल है, ये कुछ नहीं उगाया जा सकता यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा मतलब जो जैसे कि बाजरा वगैरह खेती जो होती है, जो वाटर डेफिसिट जो क्रॉप होती हैं, तो वो आसानी से उग सकती हैं ऐसी सॉइल में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपने सॉइल पढ़ लिया ना, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट जूम करके और दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आपकी बुक में दे रखा है वैसे तो ये, ठीक है, बुक का ही आपकी का, ये आप रीजंस देख सकते हैं इजीली, ठीक है, वीडियो को पॉज करने के बाद, ठीक है। चलिए जूम आउट कर देता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेजर सॉइल्स एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। अब हम पहले बात करेंगे एलुवियल सॉइल की। अब ये जो एलुवियल सॉइल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है इंडिया की, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ना काफ़ी वास्ट एरिया को कवर करती है, चाहे वो सतलज हो, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और फ्रिंजिंग्स ऑफ सदर्न पेनिनसुला, ठीक है। ये सारे एरिया जो है ना कहीं एलुवियल सॉइल के द्वारा ही कवर करे जाते हैं। तकरीबन इंडिया का जो 64 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है ना वो इसके द्वारा कवर अप है और ये काफ़ी फर्टाइल लैंड है, ठीक है। अब ये जो है वेरी करती है, इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी लोम से किले तक पहुंच सकता है, लाइक किले की भी हो सकती है ये, ठीक है, सैंडी लोम भी हो सकती है। और ये पोटाश में रिच होती है, जिसमें नाइट्रोजन काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं पाया जाता मगर पाया जाता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी जो फर्टिलिटी है काफ़ी हाई होती है। और ये जो सॉइल है वो डिपोजिशन से बनी है, क्योंकि जो पहाड़ों से रिवर आया करती थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे जो क्या करा कि जो काफ़ी सारे जो अपने साथ पैरेंटल रॉक मटेरियल लाकर जो है ना एक जगह पर जमा कर दी है। क्योंकि पहले मैंने जब आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन पेनिनसुला था उसके बीच में, और जब वो यूरेशियन पेनिनसुला से लगने वाला था उसके बीच में एक सी हुआ करता था, दैट इज़ दी टेथिस सी, ठीक है। पहले तो एक पर्टिकुलर सी हुआ करते थे, दैट इज़ दी पैंथलासा, ठीक है, मगर वो जो टेथिस सी था उसको जो ना भरा गया था रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्री सॉइल के कारण, ठीक है, सेडिमेंट्री सॉइल से। अब वो सेडिमेंट्री सॉइल जो ना धीरे धीरे बढ़ गई और वो सेडिमेंट्री सॉइल से आपने देखा होगा हिमालय जो है वो सेडिमेंट्री सॉइल से ही बने हुए हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल वो कहीं ना कहीं रिवर के द्वारा जितने भी सॉइल्स वगैरह लाए जाते हैं पैरेंटल मटेरियल से जो पहाड़ों में होते हैं, ठीक है, वो सारे जब लाकर डिपॉजिट करे जाते हैं तो वहाँ पर एक ज़मीन बन जाती है जो कहीं ना कहीं एलुवियल हमें देखने के लिए मिलती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, हिमालयस रीजन से लेकर आई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सॉइल है बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर इंडियन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अब इस जो एलुवियल सॉइल है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एलुवियम खादर और ओल्डर एलुवियम बांगर, ठीक है। चलिए ये बांगर है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी की सारी क्रॉप्स, ऑलमोस्ट सारी की सारी क्रॉप्स जो है एलुवियल सॉइल पर उगाई जा सकती हैं। ये है हमारी एलुवियल सॉइल, ठीक है, देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये कहीं ना कहीं डिक्कन जो रीजन है, डिक्कन लावा रीजन, वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। कौन सा रीजन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पहले लावा जो हुआ करता था वो वहाँ पर पहले विस्फोट हुआ करता, जैसे कि महाराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है, वहाँ पर जो डिक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है। देखिए 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला ब्लैक सॉइल, ठीक है। चलिए ब्लैक सॉइल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो ब्लैक सॉइल गुजरात वाला, मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन जगह पर ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जनरली इसका जो कलर होता है ब्लैक होता है, क्योंकि इसमें जो ना एल्युमिनियम और आयरन की जो मात्रा होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। और लोकली इस सॉइल को बोला जाता है रगुर, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं 64 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है उसको घेरे हुए है, ठीक है। इसमें जो परमिबिलिटी होती है, यानी इसकी जो पानी को नीचे भेजने की क्षमता, यानी जैसे कि बारिश पड़ती है फिर बारिश का पानी जो नीचे ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है, फिर उसको नीचे जो ग्राउंड लेवल तक वहाँ पर लेकर जाया जाता है, तो इसमें ये सारी प्रोसेस जो ना बहुत लो होती है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्रैग्नेबिलिटी, इसकी जो इम्प्रैग्नेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। और ये बहुत ही थिक होती है लो लैंड में और हाई लैंड में बहुत ही थिन होती है, ठीक है। और इसकी एबिलिटी है मॉइस्चर को रिटेन करने की, खासकर ड्राई सीजन्स में, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है नीचे जाता ही नहीं है तो ऊपर ही रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो मॉइस्चर कैपेबिलिटी है हाई होती है, ठीक है। अब इसकी जो फर्टिलिटी है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है, क्योंकि लो रेनफॉल वाले एरिया में यहाँ पर जो फर्टिलिटी, जब इसकी मॉइस्चर की रिटेन की एबिलिटी है वो हाई है, तो यहाँ पर जो कॉटन जैसी क्रॉप्स है ना वो ईजिली यहाँ पर उगाई जा सकती हैं, यानी कल्टिवेट करी जा सकती हैं विदाउट इरीगेशन के, ठीक है। अदर देन कॉटन यहाँ पर जो है अदर जो क्रॉप जैसे कि शुगर केन हो गया, वीट और ऑनियन और फ्रूट्स भी यहाँ
पर उगाए जा सकते हैं इस सॉइल पर। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल हो गई आपकी। ठीक है, चमक में आ रही है ना। चलिए, चमक में आने का मतलब दिखाई पड़ रही है, वो थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज है हमारी। ठीक है, चलिए रेड सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं किस तरीके की दिखती है। ठीक है, रेड सॉइल, ये देखिए रेड सॉइल इस तरीके की दिखती है। ये फार्मर का ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर खासकर आपने यूएसए वगैरह में, जो बड़ी बड़ी कंट्री है ना, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े फार्मलैंड हुआ होते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है ना छोटे छोटे जो फार्मलैंड नहीं हुआ करते, वहाँ पर जो है ना कम्युनिटी फार्मिंग भी होती है। लाइक एक कॉन्सेप्ट होता है एग्रीकल्चर लैंड का, वो बहुत एकदम हाई है वहाँ पर। ठीक है, इसलिए वहाँ के जो किसान हैं बहुत अमीर अमीर आपको देखने के लिए मिलेंगे, रिच एकदम। ठीक है, अभी जो सॉइल है वो पेनिनसुलर जो रीजन है अपलैंड को वहाँ पर कवर अप करती है। तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, सदर्न साउथ ईस्ट, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू। अब मैं आपको इसका रीज़न दिखा देता हूँ रेड सॉइल का। ये देखिए रेड सॉइल, प्लेट्यू वाले रीजन को, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू वगैरह, और ये कर्नाटका वाला रीजन, नीलगिरी पहाड़ियाँ वगैरह, और ये सारी की सारी जो रीजन है ये कवर अप कर रखे हैं रेड सॉइल ने। ठीक है, चलिए रेड सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो रेड सॉइल है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन रॉक पाई जाती हैं। क्रिस्टलाइन रॉक लाइक मोटे मोटे पत्थर। ठीक है, और क्रिस्टलाइन लाइक शीशे की जैसी जो पत्थर है ना वो पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जेनेसिस भी पाई जाता है यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं 72 मिलियन हेक्टेयर लैंड को जेनेसिस एक रॉक है, रॉक टाइप है। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बस एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर 72 मिलियन हेक्टेयर लैंड को कवर करती है ये। एरेबल लैंड मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सके। ठीक है, अब ये जो है सॉइल जो है रेडिश इन कलर होती है, रेडिश इन कलर, जैसे कि रेडिश होते हैं। रेडिश बोलते हैं किसको बोलते हैं? रेडिश किसको बोलते हैं आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। एक सब्जी है रेडिश। ठीक है कैरेट की तरह कलर होता है इसका। ठीक है, कैरेट और रेडिश। ठीक है, अब इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ज़्यादा नहीं पाया जाता, क्योंकि ये प्लेट्यू वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, अब ये जनरली लेस फर्टाइल होती है। क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर की जो वो है अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है, जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर ब्लैक, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो सॉइल है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे कि जो ब्लैक सॉइल है जहाँ पर कॉटन उगाई जाती है, और एलुवियल सॉइल जहाँ पर हर प्रकार की क्रॉप को उगाया जा सकता है। मगर फिर भी यहाँ पर राइस जैसी, मिलेट जैसी, मेज़ जैसी, ग्राउंड नट, टबैको, फ्रूट जैसी जो क्रॉप्स है ना उनको ईजिली कल्टिवेट करा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लेटराइट सॉइल के बारे में बात करते हैं। पहले हम लेटराइट सॉइल का पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये है हमारी लेटराइट सॉइल, जिसमें पैबल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसे हम पैबल सॉइल बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थर, रोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर जो है ये हाई एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, जैसे कि मेघालय वाला रीजन। ठीक है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम और मेघालय, जिसमें इस सॉइल ने तकरीबन 13 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है कवर अप कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। और लीचिंग जो है वो मोस्ट कॉमन फीचर है यहाँ की सॉइल का। लीचिंग मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस, अगर कोई भी केमिकल वगैरह आप डालोगे सो दैट कि आप फर्टिलिटी इंक्रीज कर सको लेटराइट सॉइल की, तो वो नहीं हो पाएगी। वहाँ पर लीचिंग ज़्यादा होती है तो वो सॉइल में मॉइस्चर भी इतना नहीं रह पाता, क्योंकि यहाँ पर पेबल्स की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसको इनफर्टाइल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, पैबी क्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्रॉप है जैसे कि राइस, मिलेट, शुगर केन लो लैंड में हम उगा सकते हैं। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल प्लांटेशन है जैसे कि रबर, कॉफ़ी वगैरह, इन्हें हम अपलैंड पर, यानी जो ऊंचे पर्वतों पर, अपलैंड जो होते हैं पठार मतलब माउंटेड लाइक एरियाज, तो वहाँ पर हम इन्हें ईजिली उगा सकते हैं। ठीक है, शुगर केन वगैरह के लिए, मिलेट वगैरह के लिए, राइस वगैरह के लिए तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए होगी इस चीज़ को टैकल करने के लिए। ठीक है, चलिए अब डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं। इसके लिए तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता ही चल जाएगा, ये डेजर्ट सॉइल। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेड़ पूरा का पूरा सूखा पड़ा, इसको पानी नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेजर्ट सॉइल जो है वो राजस्थान में पाई जाती है, सूरशास्त्रा, कच्छ रीजन में पाई जाती है, वेस्टर्न हिमालय और सदर्न पंजाब में पाई जाती है। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए डेजर्ट सॉइल, यह है लेटराइट और अरिड, ये वाला रीजन अरिड डेजर्ट सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। और लेटराइट सॉइल जो ये वाला रीजन है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। और ये वाला कर्नाटका और केरला वाला रीजन, ये तमिलनाडु वाला रीजन। ठीक है, चलिए
देख लेना आपने, घूर लीजिएगा सही से ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं आराम से, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसके। अब यहाँ पर जो सॉइल की जो मात्रा हो सकती है, चाहे वो डेजर्ट की भी हो सकती है और सेमी डेजर्ट की भी होती है। सेमी डेजर्ट में जो बाजरे जैसी फसल हैं वो उगाई जा सकती हैं, ठीक है, और शायद मूंगफली वगैरह भी उगाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडनट्स बोलते हैं शायद, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। और इस सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्थर वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, ह्यूमस नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी बहुत कम होती है, मॉइस्चर नहीं होता, और यहाँ पर ज़्यादातर जो सीज़न होता है वो ड्रॉट का होता है, यानी सूखा पड़ता है, तो इसलिए इसको डेजर्टी सॉइल बोला जाता है। यहाँ पर जो पौधे भी होते हैं वो वाइडली स्पेस होते हैं, यानी पौधों की भी जो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में लाइक एक यहाँ लग रहा है तो दूसरा यहाँ लगेगा, लाइक मानकर चलें तो 100-150 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कलर जो होता है वो इधर रेड होगा या फिर ब्राउन होगा, लाइट ब्राउन, ठीक है, वो तो आपने देख ही लिया। जनरली ये जो सॉइल है इसमें इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर एग्रीकल्चर में, अगर यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए तो यहाँ पर कॉटन जैसी फसलों को, राइस जैसी फसलों को और वीट जैसी फसलों को भी उगाया जा सकता है, मगर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी लास्ट माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल कैसी होती है? ये माउंटेन सॉइल पत्थर देख सकते हैं, मोटे मोटे पैबल्स होते हैं। ये माउंटेन में जो है ना, यहीं से जब नदियाँ बहती है ना तो इन्हीं सॉइल को, इनको पत्थरों को काट के ये जो है ना छोटे छोटे जो पार्टिकल्स में ले जाकर कहीं और डिपॉजिट कर देते हैं, और वहाँ पर वो ये जो पत्थर है सॉइल का रूप ले लेते हैं, ठीक है, सॉइल का रूप ले लेते हैं। ऐसी बनती है, मतलब जो एलुवियल सॉइल है जो गंजेटिक प्लेन में आपको देखने के लिए, गंजेटिक प्लेन की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है। तो वहाँ पर इसी प्रकार के से जो पूरा का पूरा जो रीजन है वो भरा हुआ है। माउंटेन सॉइल की बात करें तो यहाँ पर ये एक्सट्रीमली वैरिड होती है, कहीं पर किसी प्रकार की सॉइल पाई जा रही है, कहीं पर किसी प्रकार की सॉइल पाई जा रही है, ठीक है। सॉइल वेरी करती है, कहीं एलुवियम से लेकर जो स्लोप एलुवियम भी सॉइल पाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। और जो रिवर बेसिन होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा वैलीज़ में काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह भी, जैसे कि जम्मू कश्मीर की जो फ्लावर वैली है, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, जम्मू कश्मीर पड़ती है। देखिए मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं हूँ आज तक, ठीक है, लाइटली लीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब जो स्लोप्स हैं, मगर यहाँ पर जो ना कॉन्टूर प्लफिंग भी करी जाती है, कॉन्टूर प्लफिंग, ठीक है, पहाड़ों पर जो माउंटेन सॉइल होती है तो वहाँ पर राइस वगैरह भी कल्टीवेट करे जा सकते हैं, जहाँ पर अगर सॉइल जो है एलुवियम है, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड में जो ग्रेवल वगैरह पाया जाता है वहाँ पर तो खेती वगैरह नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पत्थरों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मगर जहाँ पर सॉइल सही है और पहाड़ एकदम ऐसा जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जा रही है अच्छी मात्रा में और क्ले सिल्ट वगैरह पाया जा रहा है, तो वहाँ पर ईजिली खेती करी जा सकती है। तो आपने देखा होगा आसाम वाले रीजन में भी जो चाय की पत्ती उगाते हैं या फिर वहाँ राइस की खेती वगैरह करते हैं मेघालय वाले रीजन में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वो भी माउंटेन सॉइल है मगर वहाँ पर खेती इजीली करी जा सकती है। कॉन्टूर प्लफिंग बोलते हैं वैसे तो उसे, ठीक है। एरियाज ऑफ स्टीप रिवर विल डिवाइड ऑफ वेरियस सॉइल, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। राइस वगैरह वैली में उगाए जा सकते हैं, ऑर्किड्स यानी बाग वगैरह हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और पटेटोज़ वगैरह उगाए जा सकते हैं। पटेटोज़ तो लगाए जाते हैं, उगाए नहीं जाते, ठीक है, वो उनको ज़मीन में मतलब ऐसे कह सकते हैं जो उन पटेटोज़ एक तरीके से रूट होती हैं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम सिग्निफिकेंट ऑफ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल अगला जो टॉपिक होगा उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो कल अगली वीडियो में चैप्टर जो है कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है ना वो यही है सॉइल इरोजन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन मतलब ज़मीन को कट जाना, पानी बह रहा है, सॉइल इरोड हो रही है, ठीक है। कहीं पर नदियों के द्वारा सॉइल को इरोड करा जाता है, उनके बैंक्स जो होते हैं उनको, किनारे जो होते हैं उनको इरोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन में फिजिकल फैक्टर एज वेल एज दी जो सोशल फैक्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। फिजिकल फैक्टर जैसे कि रेनफॉल हैवी हो जाना, ठीक है, इरोजिविटी रेनफॉल की, अगर रेन जो है टिल्ट पड़ रही है और जो पहाड़ के ऊपर है तो कहीं ना कहीं जो पानी है, रेन की जो बूंद हैं वो जब पहाड़ पर आकर गिरेंगे तो वहाँ की सॉइल को कहीं ना कहीं बुरबुरा कर देंगे, ढीला कर देंगे, लूज कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे। तो वो पानी जो रेन का पानी होगा फिर वो जो है ना पहाड़ की जो सॉइल को नीचे ले जाएगा, तो कहीं ना कहीं इरोजिविटी इंक्रीज हो गई ना। तो इसीलिए जो टिल्टेड रेनफॉल जो होती है ना, कहीं ना कहीं ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं उसे, तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना सॉइल की जो इरोजिविटी है वो इंक्रीज कर देता है और इरोडेबिलिटी भी इंक्रीज होती है सॉइल की, ठीक है।
फ्लड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फ्लड जो है कहीं ना कहीं जब फ्लड्स आती हैं उड़ीसा जैसे इलाकों में और केरला जैसे इलाकों में, तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी खेती ही तबाह हो जाती है। ठीक है, लेंथ और स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, अगर स्टीपनेस ऑफ द स्लोप ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं फिर उस पर खेती नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि कैलाश माउंटेन की जो स्टीपनेस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर माउंटेन्स जो हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता, क्लाइंबिंग नहीं कर सकता। सोशल फैक्टर जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवरग्राजिंग हो गया, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग और नेचर ऑफ लैंड यूज़, लाइक पीपल क्या करते हैं कि जो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम को अपनाते हैं। मोनोक्रॉपिंग से क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना जो सॉइल की फर्टिलिटी वो डिक्रीज होने लग जाती है। हमें हमेशा साइंटिफिकली रोटेशनल क्रॉप को अपनाना चाहिए, एक ही क्रॉप को बार बार एक ज़मीन पर नहीं लगाना चाहिए। इससे जो है ना सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन सबसे बड़ा है। ठीक है, सॉइल इरोजन के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजिविटी। ठीक है, अब अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो कहीं ना कहीं 3.67 मिलियन हेक्टेयर जो सॉइल की सरफेस है ना वो डैमेज है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, तकरीबन हमने 50 साल में देखा है कि जो थार डेजर्ट है ना उसने काफ़ी ज़्यादा एनक्रोच करा है पंजाब और राजस्थान जैसे एरियाओं में। उसका जो एरिया दायरा है वो बहुत बड़ा है, जिससे कि जो लैंड जो डेजर्ट का जो एरिया ना वो बढ़ गया है और वहाँ पर जो है ना कुछ भी क्रॉप वगैरह नहीं कल्टीवेट करी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि जो डैमेज हो रही है ना सॉइल बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और यूपी, वेस्टर्न यूपी वाले इलाकों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सॉइल इरोजिविटी, यहाँ से सॉइल कट गई, यहाँ से कट गई, यहाँ से कट गई। ठीक है, और बोरोइंग जो एक एग्रीकल्चर इरीगेशन टाइप है ना वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें जो या तो ड्रिप इरीगेशन या फिर स्प्रिंकल इरीगेशन सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। बेशक एक बार यानी कोस्ट इफेक्टिव तो है, मगर इनकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट उसके बाद ये कारगर साबित होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये खुदाई नहीं हुई है, यहाँ से जो है ना बारिश पड़ी है और ये फिर जो है ना इरोड हो गई है पानी की वजह से। ठीक है, तो पानी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल को इरोड करना है। लेकिन एक पानी एक ऐसी चीज़ है जो लोहे को भी काट सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट सब्सटेंस जो अर्थ पर पाया जाता है दैट इज़ द वाटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई सॉइल की जो मतलब रिसोर्सेज पूरे के पूरे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं थी, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए, फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF के लिए आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उससे अगली वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो टर्मिनल क्वेश्चन है इन टेक्स्ट के तो आंसर दे रखे होते हैं, हम टर्मिनल क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर। देखिए 1000 सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट कराई दीजिए। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कराइए। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चलिए, जय हिंद।